नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज हमेशा की तरह एक रोचक विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। विषय का नाम है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। यह विषय 10वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जो कि सीबीएसई बोर्ड से अप्लाई करने वाले हैं, खास करके कोर्स बी के जो विद्यार्थी हैं, जो कोर्स बी हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी दो तरह की है, कोर्स ए और कोर्स बी। जो कोर्स बी पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके पाठ्यक्रम में यह विषय आता है कि रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण। अब हम जानेंगे कि यह रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण होता क्या है और कैसे करते हैं वाक्य का रूपांतरण। मित्रों, खास करके वे विद्यार्थी जो 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं इस साल, वे बिल्कुल न घबराएं। अक्सर ये परीक्षाओं में 4 से 5 अंक का पूछा जाता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। दिक्कतें भी थोड़ी थोड़ी आती हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा जो आपके दिलो दिमाग में बचे। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। क्या रचना के अलावा कोई और आधार भी होता है? मोटी मोटा हम ये बात आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, वाक्य जो प्रकार बनाए गए हैं वो 2 आधारों पर बनाए गए हैं। एक तो है अर्थ को आधार मान करके वाक्य के प्रकार बनाए गए हैं और दूसरा है रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्य के प्रकार बनाए गए हैं। तो अर्थ के आधार पर आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वाक्य का जैसा अर्थ निकलता है उसके हिसाब से उसके प्रकार बनाए गए हैं। जैसे कि जिन वाक्यों में किसी काम का साधारण ढंग से होना पाया जाता है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसके अलावा हम जिन वाक्यों में किसी काम का ना होना पाया जाता है नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा कोई हर्ष, कोई दुख, कोई विस्मय, किसी शाबाशी की बात की जाती है विस्मय आदिबोधक वाक्य हो जाते हैं। जहां कोई आज्ञा की बात की जाती है आज्ञा सूचक हो जाते हैं। तो इस तरह के वाक्यों के प्रकार कई तरह के आपने अर्थ के आधार पर देखे। ये मैंने अपनी वीडियो इस विषय पर बना करके पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड किया है। अब बात आती है कि आज के विषय में ये रचना क्या होती है और इसके आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रचना का मतलब होता है बनावट और उसके आधार पर वाक्य के 3 प्रकार किए गए हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र, या सरल, मिश्र और संयुक्त, जैसे भी आप चाहें नाम को आगे पीछे करके ले सकते हैं। ये 3 नाम हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों की क्या पहचान है इस पर बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप इन तीनों वाक्यों को पहचानना नहीं सीखेंगे, यानी किस वाक्य को या किस तरह के वाक्य को हम सरल कहेंगे, किस तरह के वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहेंगे और किस तरह का वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाएगा, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। जब तक यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक आप एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में नहीं बदल पाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम जानते हैं कि सरल वाक्य क्या है और फिर हम जानेंगे कि संयुक्त वाक्य क्या है। उसके बाद हम मिश्र वाक्य की बात करेंगे। देखिए, सरल वाक्य जो होता है, इस वाक्य में एक ही क्रिया होती है। कर्ता एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन क्रिया यानी कि वर्ब, एक्शन हमेशा एक ही होगा। यह बनावट के आधार पर, यानी वाक्य को पढ़ते ही वाक्य की जो बनावट, जो रूप हमारे सामने आता है उसी को कहते हैं रचना, यानी बनावट। और उस आधार पर, देखने के आधार पर, जो वाक्य का जो हमें स्वरूप दिखाई देता है, जो बनावट दिखाई देती है, उस आधार पर अगर वाक्य में एक क्रिया पाई जाए तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहां पर खेल रहे हैं एक ही क्रिया है। अब कर्ता एक से ज्यादा हो सकता है, काम करने वाले यहां बच्चे हैं, बच्चे से ज्यादा भी कर्ता हो सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया रमेश, सुरेश और मोहन मैदान में खेल रहे हैं। यहां खेलने वाला सिर्फ रमेश नहीं है, सुरेश और मोहन भी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, दोस्तों, बच्चों, कि वाक्य का कर्ता जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही हो। वाक्य का कर्ता एक से ज्यादा हो सकता है, कार्य करने वाले एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब बात आती है, कर्ता एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन क्रिया हमेशा क्या होगी? एक क्रिया होगी। एक क्रिया की बात कौन करता है? सरल वाक्य। जहां एक क्रिया पाई जाएगी वह वाक्य सरल वाक्य कहलाएगा।
मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा भाई? प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, एक क्रिया हो गई। तीसरा वाक्य, मैंने एक बहुत लंबा व्यक्ति देखा। मैंने देखा, किसने देखा? मैंने। तो क्रिया क्या होगी? एक ही क्रिया हो गई, देखने की। 10वीं में पढ़ते समय मेरे स्कूल में बाढ़ आई थी। क्या आई थी भाई? बाढ़ आई थी। ठीक है, बाढ़ का आना क्या हो गया? क्रिया हो गई। मेरे बोलने पर सब लोग सुनते हैं, तो सुनते हैं यह क्रिया हो गई। मजबूरी के कारण हम मान गए, मान गए जो है वह क्रिया हो गई। वहां गोली चलते ही सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा जाना यह क्रिया हो गई। और हम धनवान होकर भी सुखी नहीं हैं, सुखी नहीं हैं। यहां पर है जो है वह क्रिया का काम करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इन सारे वाक्यों में जो आपने अभी अभी देखा, एक क्रिया पाई जा रही है। मोटी मोटा बात यह है कि जिन सारे वाक्यों में हम एक क्रिया पाते हैं, ऐसे सारे वाक्य सरल वाक्य कहे जाएंगे मित्रों। अब हम बात करेंगे कि संयुक्त वाक्य क्या है। तो चलिए देखिए कि संयुक्त वाक्य क्या है। हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। देखिए, संयुक्त वाक्य के पहले मैंने आपको सरल वाक्य बताया, जिसमें मैंने बताया कि जहां पर एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य हम देखेंगे, लेकिन इसे देखने से पहले मैं आपको, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपके मन में शायद ये विचार आता होगा कि टॉपिक का नाम तो है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, और हमें ये कई तरह के वाक्यों को सिखा रहे हैं। देखिए, वाक्य रूपांतरण जो है वो सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से संयुक्त, संयुक्त से फिर से सरल, ये एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूप का रूपांतरण किया जाता है, यानी उनके रूप को बदल करके दूसरा वाक्य बना दिया जाता है। यह सीखेंगे हम तभी जब तक कि हम ये समझ न जाएं कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप वाक्य रूपांतरण को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो इस क्रम में मैंने आपको सरल वाक्य समझा दिया, अब हम संयुक्त वाक्य जानेंगे। देखिए मित्रों, जितने भी मैंने यहां पर वाक्य लिखे हैं 1 से लेकर के 8 तक, ये शुरुआत से लेकर के अंत तक एक वाक्य कहे जाएंगे। लेकिन ये वाक्य एक से ज्यादा उपवाक्यों से मिलकर के बने हैं। कहने का मतलब है कि इनमें कई छोटे छोटे उपवाक्य मिले हुए हैं और इन उपवाक्यों के मिलने के बाद ये कंप्लीट एक वाक्य बना है। अब बात ये आती है कि अगर हम ध्यान से पढ़ें इन सारे उपवाक्यों को, तो इनमें कोई ऐसा शब्द जरूर बीच में मिलेगा जिनके द्वारा वो उपवाक्य जो एक से ज्यादा हैं, जिनके द्वारा वो वाक्य पूरा बना है, वो जोड़े गए हैं। देखते हैं हम कैसे। पहला वाक्य लेते हैं, वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो वर्षा हो रही है, यहां तक एक उपवाक्य नजर आता है, और दूसरा उपवाक्य नजर आता है बादल गरज रहे हैं। और ये दोनों उपवाक्य, यानी उपवाक्य नंबर 1 और उपवाक्य नंबर 2, ये दोनों उपवाक्य किससे जुड़े हुए हैं? और से। और एक ऐसा शब्द है जो उपवाक्य, यानी ये पूरे वाक्य का जो हिस्सा है उसको हम उपवाक्य कहेंगे। वाक्य ना बोल करके क्या बोलेंगे? उपवाक्य, क्योंकि ये वाक्य का हिस्सा है, वाक्य के अंदर आया हुआ है, इसलिए इसको हम उपवाक्य कहेंगे। इस उपवाक्य और इस उपवाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और। ठीक है, तो और को हम क्या कहेंगे? संयोजक। संयोजक मतलब संयोग कराने वाला, मिलाने वाला, जोड़ने वाला। इसको हम संयोजक शब्द भी कहते हैं या संयोजक अव्यय भी कहते हैं। संयोजक अव्यय या संयोजक शब्द, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। और इसको हम समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, या समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं, क्योंकि यह अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, यह जो समुच्चय बोधक है या संयोजक शब्द है, यह दोनों पार्ट को जोड़ रहा है, दोनों हिस्सों को जोड़ रहा है। इसी तरह से आप आ जाइए दूसरे वाक्य में, वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। वह बाजार गया, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, उसे पुस्तकें खरीदनी थी। दोनों पार्टों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि। अब आ जाइए तीसरे वाक्य में, मुझसे मिल लेना, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु जो है वह दोनों पार्ट को जोड़ रहा है। आगे आ जाइए चौथे वाक्य में, तुमने कहा
सब मान गए। ये किससे जुड़ रहा है दोनों पार्ट? और से। अगला वाक्य, उसने प्रयास नहीं किया इसलिए असफल हो गया। इसलिए से जोड़ा जा रहा है ये दोनों पार्ट। असफल हो गया, उसने प्रयास नहीं किया। अगला वाक्य, हम धनवान हैं किंतु सुखी नहीं हैं। हम धनवान हैं पहला पार्ट, दूसरा पार्ट सुखी नहीं है। ये दोनों पार्ट किंतु से जुड़ रहा है। नौकरानी घर में नहीं थी, घर में चोरी हो गई। दो पार्ट हैं, जुड़ रहा है इसलिए से। सभा समाप्त हुई पहला पार्ट, सब लोग घर चले गए दूसरा पार्ट, और से जुड़ रहा है। तो आपने पहले वाक्य में देखा कि और आया, दूसरे वाक्य में क्योंकि आया, तीसरे वाक्य में परंतु आया, चौथे वाक्य में और आया, पांचवें वाक्य में इसलिए आया, छठवें वाक्य में किंतु आया, सातवें वाक्य में इसलिए आया, आठवें वाक्य में और आया। तो इस तरह से और, क्योंकि, परंतु, और, इसलिए, किंतु, इसलिए, और, ये सभी संयोजक अव्यय हैं या संयोजक शब्द हैं जो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि जब एक से ज्यादा उपवाक्य संयोजक अवयवों के द्वारा जुड़े होते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहां संयुक्तता हो रही है, जोड़ हो रहा है, मिलाप हो रहा है एक से ज्यादा उपवाक्यों का, और ये उपवाक्य मिल करके एक वाक्य बना रहे हैं। लेकिन एक खास बात जो इस वाक्य को मिश्र वाक्य से अलग करेगी, अब इसके बाद मैं आपको मिश्र वाक्य समझाऊंगा, उससे इस वाक्य को अलग इसलिए करती है कि मिश्र वाक्य में भी संयोजक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। मिश्र वाक्य में भी बीच में एक जोड़ने वाला शब्द आता है, ऐसा होता है मिश्र वाक्यों में भी। लेकिन इसमें और मिश्र वाक्य में फर्क यही है कि इसमें जो उपवाक्य मिलते हैं वे दोनों अगर इस और को हटा करके इनको अलग अलग लिखा जाए, जैसे वर्षा हो रही है, यह पार्ट को अलग से लिखा जाए, और बादल गरज रहे हैं इस हिस्से को अलग लिखा जाए, तो दोनों का अलग अलग अपना अर्थ होता है। ये दोनों अपने आप में पूर्ण वाक्य नजर आएंगे, दोनों का अर्थ अपने आप में पूर्ण है। ये दोनों किसी एक दूसरे या किसी पर निर्भर नहीं है, न पहला पार्ट दूसरे पर न दूसरा पार्ट पहले पर, दोनों अपने में पूर्ण अर्थ रखते हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या है? पूरा अगर हम गोल मोल ना करके बोले, सीधा सरल सपाट बोले, तो यही है कि भैया ऐसे उपवाक्य जो संयोजक अवयवों से जोड़े जाएं और अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हों, उन्हें ही हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जब एक से ज्यादा उपवाक्य जो स्वतंत्र अर्थ रखते हों, संयोजक अवयवों के द्वारा जोड़ करके एक वाक्य की रचना करते हैं, तो ऐसा बना हुआ वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब इतना घुमा फिरा करके मैंने बता दिया, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया। अब बिना देर किए हम चालू करेंगे मिश्र वाक्य को, और मिश्र वाक्य समझने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे आपका सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना, कि वाक्य का रूपांतरण कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे मिश्र वाक्य के बारे में कि मिश्र वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य आपने देख लिया, सरल वाक्य आपने समझ लिया कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, और संयुक्त वाक्य में आपने जान लिया कि जब दो या दो से ज्यादा उपवाक्य संयोजक अवयवों से मिल करके एक वाक्य की रचना करते हैं तो वह वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। और ये उपवाक्य आपस में स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। लेकिन मिश्र वाक्य में देखिए क्या होता है दोस्तों, मिश्र वाक्य भी एक से ज्यादा उपवाक्यों से मिलकर के बना होता है। लेकिन संयुक्त और मिश्र वाक्य में फर्क यही है कि मिश्र वाक्य के जो भी उपवाक्य होते हैं वे अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते, अर्थात वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अर्थ के लिए उनका अर्थ अगर अलग से निकाल करके देखा जाए तो नहीं निकलता बिना दूसरे के सपोर्ट के। वो अर्थ की पूर्ति तभी हो पाती है, यानी अर्थ में कमी महसूस होती है, वो कमी तभी पूरी होती है जब दूसरे पार्ट को हम मिला देते हैं, दूसरे हिस्से को मिला देते हैं। चलिए देखते हैं, छात्र जानता है कि, क्या जानता है छात्र? ऐसा लगता है कुछ तो है जो कि छिपाया जा रहा है कि परिश्रम करना कठिन है। छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। तो दूसरा वाक्य देख लेते हैं, माता की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। माता की इच्छा थी कि क्या? बेटा इंजीनियर बने। तो पहला पार्ट दूसरे पार्ट दोनों को मिला करके अर्थ की पूर्ति हो रही है। तो इसमें हमने देख लिया कि ये दोनों पार्ट जो है अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते हैं। परिश्रम करना कठिन है कि परिश्रम करना कठिन है, छात्र जानता है, ठीक है।
कि परिश्रम करना कठिन है। तो ये जो है ये मिश्र वाक्य में एक से ज्यादा उपवाक्य होते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि ये प्रायः जो है कि जिसने, जो, जिसके, उसे, जब, तब, यदि, तो, जहां, वहीं या जहां वहां, जैसा, वैसा इत्यादि शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में पाया जाता है। प्रायः ये कि या जो इत्यादि से शुरू होते हैं या इनमें यह शब्द पाया ही जाता है। अब बात आती है कि मिश्र वाक्य जो होते हैं, मिश्र वाक्य की परिभाषा हम किस तरह से बनाएं या किसे हम मिश्र वाक्य कहें। तो हम बनाएंगे मिश्र वाक्य की परिभाषा कि ऐसा वाक्य जिनमें एक से ज्यादा उपवाक्य हो और वे उपवाक्य एक दूसरे पर निर्भर हों। जिनमें क्या हो, ऐसा वाक्य जिनमें एक से ज्यादा उपवाक्य हों और वे एक दूसरे पर आश्रित हों। जिनमें एक उपवाक्य क्या हो, प्रधान उपवाक्य हो। ऐसा वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, उपवाक्य कहेंगे, वाक्य नहीं, मुझसे गलती से निकल गया। ऐसा वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से ज्यादा या एक आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य, कितने प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य हो। यह हो गई इसकी परिभाषा। ऐसा वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य मतलब ऐसा उपवाक्य, ऐसा पार्ट वाक्य का जो प्रधान उपवाक्य पर या असली उपवाक्य पर निर्भर हो। अब बात यह आती है कि आपके दिमाग में भी यह प्रश्न उठता होगा कि हम कैसे पहचाने कि इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य है या एक आश्रित उपवाक्य है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही हो, एक या एक से ज्यादा हम कह सकते हैं, एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य। तो मिनिमम एक आश्रित उपवाक्य होना ही चाहिए इसके अंदर। एक प्रधान उपवाक्य हो गया, एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। देखिए मित्रों, आश्रित उपवाक्य जो होगा, जो डिपेंड होगा एक पार्ट पर। अब एक से ज्यादा छोटे छोटे उपवाक्य आएंगे, ठीक है, क्योंकि वाक्य तो यहां से यहां तक है, इसके अंदर आने वाले हिस्से को हम उपवाक्य कहेंगे। वे सारे उपवाक्यों में से एक जो होगा वो प्रधान होगा और दूसरा जो होगा या दूसरे जितने भी होंगे वे प्रधान वाले पर आश्रित होंगे या डिपेंड होंगे। उनके बिना उसके अर्थ की पूर्ति नहीं हो पाती होगी। अब जो आश्रित होंगे, जो डिपेंड होंगे, वो तीन सेंस देते हैं। या तो वे संज्ञा का सेंस देते हैं, या तो वो विशेषण का सेंस देते हैं, और या तो वो क्रिया विशेषण का सेंस देते हैं। ये तीन तरह का सेंस वो देते हैं। या तो उनके अंदर संज्ञा का अर्थ निकलेगा, या तो वो विशेषण का काम करेंगे, या तो क्रिया विशेषण का काम करेंगे। ये तीनों में से एक काम करते हैं, वो आश्रित उपवाक्य। किसके लिए? प्रधान उपवाक्य के लिए। अब हम देखते हैं, छात्र जानता है। छात्र क्या जानता है? क्या जानता है छात्र? परिश्रम करना कठिन है। छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। ये जो परिश्रम करना कठिन है, ये जो पार्ट है, यह इस पार्ट के ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है और ये कैसे हमें पता चला कि यही आश्रित है? इसलिए कि यह जो हिस्सा है वो इस हिस्सा के लिए जानता है, इस क्रिया के लिए कर्म का काम कर रहा है। क्या जानता है? जैसे हम लिखते हैं, अब आप समझ लीजिए कि कर्म कैसे आप कहेंगे कि ये पूरा पार्ट कर्म का काम कर रहा है। ठीक है, छात्र जानता है क्रिया है, ठीक है, जानता है क्रिया के लिए कर्म का काम कर रहा है। अब कैसे आप कहेंगे कि ये कर्म का काम कर रहा है, वो समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए इस वाक्य में पढ़ता है जो क्रिया है, क्या पढ़ता है, क्या के उत्तर में क्या आ गया? पुस्तक आ गया। और पुस्तक शब्द संज्ञा है, ठीक है।
तो यहां क्रिया का असर कर्ता यानी राम पर नहीं पड़ रहा है, जो काम को करने वाला है। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। लेकिन पढ़ने का असर राम के ऊपर ना गिर करके पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है। तो पुस्तक एक ऐसी संज्ञा शब्द है जिसको हम कर्म कहेंगे। कर्म यानी जिसके ऊपर क्रिया का असर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। वैसे ही जानता है, जानने का असर छात्र के ऊपर नहीं पड़ रहा है, बल्कि जानने का असर इस पूरी बात पर पड़ रहा है। तो जिस बात पर क्रिया का असर पड़ता है, ठीक है, वह कर्म होता है। और कर्म क्या होता है? कर्म कर्म कौन होता है? कर्म या तो कोई संज्ञा शब्द होता है या तो कोई सर्वनाम शब्द होता है। तो यहां पर ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये संज्ञा की तरह काम कर रहा है। भले ये संज्ञा शब्द नहीं है तो क्या, भले ही ये कोई सर्वनाम शब्द नहीं है तो क्या, लेकिन ये किस सेंस में काम कर रहा है? यह कर्म के सेंस में काम कर रहा है। और कर्म क्या होते हैं? या तो कोई संज्ञा शब्द होते हैं या तो सर्वनाम शब्द होते हैं। तो कहने का मतलब है कि यह क्या हो गया? यह संज्ञा की तरह काम कर रहा है। कर्म क्या होता है? कोई संज्ञा शब्द होता है। तो यहां पर ये पूरा पार्ट जो है वो संज्ञा की तरह काम कर रहा है। तो यह जो है पार्ट, यह आश्रित हो गया, क्योंकि आश्रित या तो संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा या तो क्रिया विशेषण होगा। और यहां पर यह संज्ञा की तरह काम कर रहा है, ये पूरा पार्ट। इसलिए, और किस पार्ट के लिए काम कर रहा है संज्ञा की तरह? ये छात्र जानता है, इस पूरे पार्ट के लिए यह पार्ट जो है वो संज्ञा की तरह काम कर रहा है। इसलिए हमको इसको जो कहेंगे संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ये आश्रित तो है ही है, किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर डिपेंड है। तो यह आश्रित हो गया और यह पार्ट प्रधान हो गया। छात्र जानता है, यह प्रधान हो गया कि परिश्रम करना कठिन है, यह जो है आश्रित हो गया। वो की से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि की को हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि की को हम छोड़ दें, ठीक है, की को इसके साथ स्टार्ट करेंगे। छात्र क्या जानता है? छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। अब आगे आ जाते हैं दूसरा। माता की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। माता की इच्छा थी, क्या इच्छा थी माता की? अब क्या के बदले में यह पार्ट जो है किसका काम कर रहा है? कर्म का काम कर रहा है। तो यह भी संज्ञा की तरह काम करने के कारण, क्योंकि कर्म क्या होते हैं? या तो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। तो ये संज्ञा की तरह काम करने के कारण क्या हो जाएगा? ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। और संज्ञा उपवाक्य आश्रित उपवाक्य का एक प्रकार होता है, इसलिए पूरा आश्रित हो गया। तो यह मुख्य हो गया, प्रधान, और यह आश्रित हो गया। तीसरा, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। आदमी शब्द, यह वही आदमी है। कौन आदमी है भाई? जिसने चोरी की थी। ये जो पूरा पार्ट जिसने कल चोरी की थी, वह आदमी की विशेषता बता रहा है कि यह कौन सा आदमी है। कौन है वो आदमी जिसने कल चोरी की थी? तो जिसने कल चोरी की थी वह आदमी की, यह पूरा पार्ट जो है ये आदमी की विशेषता बता रहा है। तो विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है विशेषता। और विशेषण बताने का गुण जो है आश्रित उपवाक्य में होता है। या तो वो संज्ञा की तरह काम करेगा, यहां पर यह संज्ञा की तरह काम ना करके बल्कि विशेषण की तरह काम कर रहा है, इसलिए इस आश्रित उपवाक्य को हम विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान हो गया, यह पार्ट प्रधान हो जाएगा, क्योंकि यह पार्ट जो है वो विशेषण की तरह काम कर रहा है। तो जो पार्ट संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण का काम करेगा वो प्रधान उपवाक्य नहीं होता है, वह आश्रित उपवाक्य होता है। यह जो है आश्रित उपवाक्य हो गया। दोस्तों, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो क्या, लेकिन यह समस्या बहुत सारे बच्चों की रहती है। कभी कभी अध्यापक हमारे पढ़ाने के चक्कर में साधारण ऊपर ऊपर से चले जाते हैं, थोड़ी गहराई नहीं लेते हैं। अगर गहराई लेते तो बच्चों को डाउट नहीं होता। चलिए, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि अगर आप संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण या नहीं पहचान पाते हैं, बाय चांस मेरे बच्चे अगर ये चीज नहीं पहचान पाते कि कौन सा उपवाक्य संज्ञा की तरह काम कर रहा है या विशेषण या क्रिया विशेषण, आप कहेंगे कि अरे भाई सर, आप तो हमें और ज्यादा बवाल में फंसा रहे हैं। कोई शॉर्ट तरीका बताइए, कोई संक्षिप्त तरीका बताइए जिससे हम पहचान जाए कि ये वाला पार्ट आश्रित है और ये प्रधान उपवाक्य है, ताकि हम पहचान जाएं कि जो वाक्य हम देख रहे हैं या जिनको रूपांतरित करने जा रहे हैं वो मिश्र वाक्य है कि नहीं है। तो मिश्र वाक्य क्या है मित्रों? जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। अब जरूरी नहीं कि आश्रित उपवाक्य हमेशा बाद में आए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आश्रित पहले आ जाता है और प्रधान बाद में आ जाता है, वो भी हम देख लेंगे। जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। किसको सफलता मिलती है भाई? किसको सफलता मिलती है? किसे? उसे, मतलब किसे सफलता मिलती है? जो मेहनत करता है। अब देखिए, यहां जो पहला पार्ट है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वह विशेषण का काम कर रहा है। किसके विशेषण का? उसे मतलब किसे सफलता मिलती है? जो मेहनत करता है। तो
उसे की यानी सर्वनाम शब्द है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यहां एक शब्द विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि पूरा वाक्य, पूरा ये उपवाक्य, शब्दों का बंध जो है, कई शब्द मिलकर के जो एक पदबंध बना रहे हैं, पदों का बंध बना रहे हैं, ये विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट किसे सफलता मिलती है, किसे अवश्य सफलता मिलती है, जो मेहनत करता है। तो जो मेहनत करता है ये विशेषण हो गया। आगे आ जाइए। इस वाक्य में आपने देखा कि आश्रित वाला अब तक जो था वो बाद में आता था, अब इस वाक्य में आपने देखा कि आश्रित उपवाक्य जो है पहले आ रहा है। तो ये कसम नहीं है कि नहीं हमेशा वो बाद में आएगा, कभी कभी वो पहले भी आ जाता है। इस वाक्य में आपने देखा कि पहले आ रहा है। तुमने जिसके लिए झूठ बोला था वह तो दिखाई नहीं दिया। वह मतलब कौन दिखाई नहीं दिया? तुमने जिसके लिए झूठ बोला। ठीक है, कौन दिखाई नहीं दिया? जिसके लिए तुमने झूठ बोला। यह पार्ट जो है वो विशेषण का काम कर रहा है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। उसे मतलब किसे सफलता मिलती है? जो व्यक्ति परिश्रम करता है। यह पार्ट, अब यहां वही बात है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, यहां मैंने लिख दिया है जो व्यक्ति परिश्रम करता है। सेंटेंस एक ही टाइप के हैं, खाली शब्द बदले हुए हैं। तो यहां पर यह आश्रित हो गया। जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला गया। ठीक है, तब मैं घर से चला गया। मैं कब घर से चला गया? मैं कब घर से चला गया? जब तुम स्टेशन पहुंचे। कब के अर्थ में, कब यानी टाइम बताता है। टाइम मतलब कब के अर्थ में क्या आ रहा है? जब तुम स्टेशन पर पहुंचे। तो यहां यह क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मैं घर से चला गया, लेकिन कब चला गया? जब तुम स्टेशन पर पहुंचे। यह जो पूरा पार्ट है यह आश्रित है, क्योंकि यह क्रिया विशेषण है। यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्योंकि क्रिया विशेषण मित्रों क्या क्या चीजें बताता है? क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताता है, क्रिया के होने का स्थान बताता है, क्रिया के होने की मात्रा बताता है, क्रिया के होने में कोई शर्त है तो वो भी बताता है, और क्रिया के होने की मात्रा, क्रिया के होने का तरीका, क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का स्थान, ये 4-5 चीजें क्रिया विशेषण बताता है। स्थान, समय, इसीलिए उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण जब समय बताता है, रीति जब तरीका बताता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जब परिमाण या मात्रा बताता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और जब कोई शर्त वर्त बताता है तो वहां पर हेतुवाचक भी कह दिया करते हैं क्रिया विशेषण को। एक और प्रकार नवीन निकल गया। तो जब तुम स्टेशन पर पहुंचे, कब? अब ये कब चला गया, कब? तो क्रिया के होने का समय बताया जा रहा है कि जब तुम स्टेशन पर पहुंचे। तो ये पूरी बात जो है इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण के रूप में यह पूरा उपवाक्य आया है। तो जो आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण का काम करेगा वो आश्रित हो जाएगा। जो उपवाक्य आई रिपीट, जो उपवाक्य संज्ञा का काम करेगा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। जो उपवाक्य विशेषण का काम करेगा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण का काम करेगा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो ये सारे उपवाक्य या तो संज्ञा हो, या तो विशेषण का काम करे, या तो क्रिया विशेषण का काम करे। यह आश्रित होता है, यह कभी भी प्रधान उपवाक्य नहीं होता। जिन उपवाक्यों में, जिस पार्ट में, जिस वाक्य के हिस्से में आपको यह गुण नजर आए कि वह दूसरे के लिए संज्ञा का काम कर रहा है, या दूसरे पार्ट के लिए वो विशेषण का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है एक पार्ट की, या किसी दूसरे पार्ट की क्रिया उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ऐसे सारे गुणों को रखने वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य या डिपेंडेबल वाक्य कहा जाएगा। और जो जिसके अंदर ये तीनों गुण नहीं होना, तो वो संज्ञा का काम करे, ना तो विशेषण का, ना तो क्रिया विशेषण का, वो प्रधान हो गया। अगर ये आप पहचान सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहचान सकते तो उसके लिए भी मैं बताता हूं, 3 उदाहरण देख लीजिए। और यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। यदि बोलना नहीं आता, ठीक है, कब चुप रहना चाहिए? यदि बोलना नहीं आता। यहां शर्त बताई जा रही है, ठीक है, तो यह काम भी क्रिया विशेषण ही करता है। जहां तुम रोज चले जाते हो वही मेरा घर है। कहां मेरा घर है? कहां घर है? तो जहां तुम रोज जाते हो, यह स्थान बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होता है। कैसा होता है? तो होने का तरीका बता रहा है कि जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं चाहता हूं। तो मित्रों यहां पर जैसा मैं चाहता हूं ये पार्ट होने का तरीका बता रहा है, तो यह हो जाएगा
क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब क्या और तरीका भी है कि मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को, क्योंकि जब तक आप ये पहचानेंगे नहीं कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, आश्रित उपवाक्य कैसे आप कहेंगे कि यह मिश्र वाक्य है, उसके लिए एक तरीका और बता रहा हूं। उसके लिए एक तरीका यही है मित्रों कि इस वाक्य को एक सरल वाक्य में बना दीजिए। एक सरल वाक्य में आप बनाएंगे तो इसमें भले ही एक से ज्यादा क्रियाएं आती हों तो क्या, लेकिन जब आप सरल वाक्य बनाएंगे, सरल वाक्य के लिए मैंने आपको बताया उसमें एक ही क्रिया होनी चाहिए। जब एक क्रिया होगी तो आप क्या करेंगे, जो असली क्रिया अंत में बची रहेगी, एक क्रिया को तो आप मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, लेकिन आप सरल वाक्य बनाते समय कोई एक क्रिया को मुख्य क्रिया बनाएंगे और वो जो जिस क्रिया को आप मुख्य क्रिया बनाएंगे वो देखिए कि इसके किस हिस्से में वो पाई जा रही है। जिस हिस्से में पाई जाएगी वह प्रधान उपवाक्य होगा। जैसे छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। ठीक है, छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। ठीक है, अब इसको सरल वाक्य में कैसे बनाएंगे? छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है, या माता की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। सरल वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? अब देखिए, माता यह इच्छा रखती थी कि बेटा इंजीनियर बने। माता की इच्छा अनुसार, अब यह इच्छा रखती थी कि बेटा इंजीनियर बने, तो फिर से मिश्र वाक्य बन जाएगा। लेकिन कैसे सरल वाक्य बनाएंगे? माता की इच्छा अनुसार बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, या माता की इच्छा अनुसार बेटा इंजीनियर बने। तो यहां पर इंजीनियर बने, यह वाक्य जो क्या आ रहा है, इंजीनियर, माता अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की इच्छा रखती थी, तो इच्छा थी ये जो है मुख्य क्रिया के रूप में आ रहा है, तो यह जो पार्ट हो जाएगा वह प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। चलिए अब मित्रों हम वाक्य रूपांतरण करके देखते हैं। ठीक है, अब वाक्य रूपांतरण करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में और मिश्र वाक्य को संयुक्त या और दूसरे वाक्य एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए देखते हैं।